आप सभी का आज के तीसरे वीडियो 8वीं क्लास के में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो जो आपकी 8वीं क्लास की जमात में पढ़ाई जाती है, जान पहचान एनसीईआरटी की जो बुक है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है, उन तमाम सबक का मश्क हल किया जा रहा है। आज जो सबक है वो सबक नंबर 3 है, जिसका उन्वान है वह है लोकगीत। सबसे पहले में है अल्फाज मानी। सबसे पहले क्या, अवाम। अवाम क्या है? आम की जमा है, जैसे आम लोग। ठीक है। मबनी। मबनी मतलब मुनहसिर, की बुनियाद पर, जिसको इंग्लिश में हम डिपेंड भी कहेंगे। मुनहसिर है कि फ़लाँ शख्स, जैसे उस्ताद तलबा पर मुनहसिर है, मबनी है, और तलबा उस्ताद पर मबनी है, मुनहसिर है। ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रहे औकात। औकात क्या है? वक्त की जमा है। और आगे दिया है खालिक। खालिक मतलब पैदा करने वाला। जैसे अल्लाह क्या है? पूरे ज़मीन व आसमान का, इंसानों का, चरिंदों परिंद का खालिक है। लेकिन यहाँ पे मुराद जब कभी आपको किसी उर्दू के उसमें दिया जाए कि इस नज़्म का खालिक कौन है, तो मुराद होता है कि लिखने वाला कौन है, या ये जो नस्र के ये उन्वान है, इस उन्वान का खालिक कौन है, इस मज़मून का खालिक कौन है, इस नज़्म का खालिक कौन है, शायर का खालिक, इस शेर का खालिक कौन है। तो आप समझ जाइए कि वहाँ मुराद क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं उस्ताद या मुमतहिन कि इस नज़्म का लिखने वाला कौन है। ठीक है, अक्सर आपके सवाल में ये चीज़ आती है। आगे है मंज़र कशी। मंज़र खींचना, लफ्ज़ों में मंज़र को की तस्वीर खींचना। ठीक है। पनघट, वो कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। सारंगी, एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। आगे देखिए क्या है, एक तारा या एक तारा, एक साज जिसमें एक ही तार होता है। एक तारा समझिए, एक तार होता है। ठुमरी, गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा देखिए, गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। कि गीत की एक ऐसी किस्म है जिसमें कई गीतों को के बोल को एक ही अशार में या अशार को एक ही उसमें जोड़ दिए जाते हैं, एक ही नज़म में। फिर आगे क्या है, कजरी। कजरी मतलब बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। कि बरसात के मौसम में अगर कोई गीत गाया जा रहा है और बरसात की खूबियों को बयान किया जा रहा है तो उसको हम कजरी कहते हैं। फिर देखिए बारहमासा, शायरी की एक किस्म, ऐसी नज़्म। क्या है बारहमासा? ऐसी नज़्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाए। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है रुत। रुत मतलब क्या होता है? रुत मतलब मौसम। चार चांद लगाना मतलब खूबसूरती बढ़ाना। रत जगह, रात को जागना। शादी ब्याह या खुशी के किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी मनाने को रत जगह कहते हैं। ठीक है। शादी से एक दिन पहले क्या है कि आप देखेंगे कि अक्सर घर पे बहुत मेहमान आए रहते हैं और पूरी रात लोग जगते हैं, एक बजे, दो बजे तक। उसी को हम रत जगह कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है, मकबूलियत, कबूल किया हुआ, पसंदीदगी। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे क्या कह रहे हैं, गौर करने की बात है, गौर कीजिए। ठीक है। क्या गौर करने की बात है? लोकगीत हमारी समाजी और तहजीबी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्या है कि लोकगीत हमारी समाजी और तहजीबी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने लोकगीतों को महफूज रखना चाहिए। क्यों महफूज करना रखना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज और तहजीब का ये हिस्सा है। हमारे लोकगीतों को जमा करने का सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ देवेंद्र सत्यार्थी सत्यार्थी ने अंजाम दिया। गांधी जी की तहरीक पर उन्होंने इसका बेड़ा उठाया। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने लोकगीतों की तलाश में गुजारा। मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक एक आम अंदाज़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 लाख लोकगीत जमा किए हैं। देखिए अंदाज़ा लगाया कि कितना इन्होंने जमा किया, तो 3 लाख लोकगीत इन्होंने जमा किया। ठीक है। उनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा छपकर सामने आया। मतलब 3 लाख जो लोकगीत इन्होंने जमा किया था उसमें से बहुत कम ही क्या है, छपकर सामने शाये हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। क्या है ये?
उर्दू के बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं। उनकी पैदाइश 28 मई 1908 को पंजाब के ज़िला संगरूर में हुई थी। उनका इंतकाल 12 फरवरी 2003 को हुआ था। फिर क्या कह रहे हैं कि इनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी शाये हो चुकी है। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना छोड़ गए हैं। उनकी वज़ा-क़दा साधु जैसी थी। वज़ा-क़दा मतलब देखने में कैसे थे, उनकी लुकिंग जैसी थी, कैसी थी, तो साधु जैसे वो दिखते थे। लंबे बाल थे, बेतरतीबी से फैली हुई दाढ़ी और लंबा कोट उनकी पहचान थी। ये उनकी थोड़ी सी आखिर में खूबी बताएगी कि मतलब कि वो कैसे दिखते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है। आगे सवाल जो आपका स्टार्ट होता है, पहला सवाल है लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ठीक है, फिर आगे लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं। ठीक है, जवाब देखिए क्या होगा। लोकगीतों के मौज़ूआत खेत खलिहान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेले ठेले होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है। कि लोकगीत में जो देहात है और कस्बात है और समाजी ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाले बातें, उनको किन किन बातों को पेश किया जाता है। देखिए क्या है। लोकगीत में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी, जैसे शादी का घर, घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सद्धज, बारातियों के नाज नखरे, समधनियों की जाने वाली चोटें, जो समधिन होती हैं उनकी तरफ से जो चोटें की जाती, जो कमेंट्स की जाती हैं, उनका जिक्र क्या है, किया जाता है। ठीक, फिर कह रहे हैं अगले सवाल में कि अवाम में कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा मकबूल, कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं। तो जवाब है कि अवाम में शिमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा, अवधी और भोजपुरी के लोकगीत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक, अब 5 नंबर पे देखिए। 5 नंबर पे क्या है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। अलाव है, प्यार है, घनक है, गीत है, बचपन है, जगाते हैं, लोकगीत है, झनकार है, सखियाँ हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका पैसेज दिया है। उस पैसेज में क्या करना, हमें भरना है इन्हीं सब अल्फाज को। जहाँ लोकगीत है, तो जो लाल लाल कलर से लिखा गया, जो अल्फाज लिखेंगे उसको भरा गया है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है, ये प्यार भी भरा गया है, ये रेड करना भूल गए थे। ठीक, जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। ठीक, चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। ये पूरा का पूरा आपका एक पैसेज दिया है। इस पैसेज में जो अल्फाज थे उसको भरने थे। अब आगे देखिए क्या है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कि जो अल्फाज दिए गए थे उनको हम उसके जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है, मंजर कशी। लोकगीत में आवामी ज़िंदगी की मंजर कशी की जाती है। ठीक, अगला देखिए, कोशिश। लोकगीत में कोशिश की जाती है कि अवामी जज्बात को बयान किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, चार चांद लगाना। सखियाँ चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार से गीतों में चार चांद लगाती हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है। खुशी से झूमना। लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। सजावट के क्या होगा, शादी के वक्त में घर की सजावट की जाती है। शादी के वक्त में क्या है, घर की सजावट की जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन के वक्त में भी घर की सजावट की जाती है। ठीक है, अब 7 नंबर पे देखिए क्या है। इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। ठीक है, आप नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद बनाएं। कि मतलब कि नीचे अल्फाज क्या हैं, आपके जमा दिए गए हैं, उन जमा को हमें वाहिद में मुंतकिल करना है।
तो देखिए क्या है, सबसे पहले ख़यालात, तो ख़यालात का क्या होगा, ख़याल होगा। ख़तरात का क्या होगा, ख़तरा होगा। सवालात का क्या होगा, सवाल होगा। जवाबात का क्या होगा, जवाब होगा। मकामात का क्या होगा, मकाम होगा। इमारात का क्या होगा, इमारत होगा। ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़ मिलाइए, जो जिससे मिलता जुलता लफ्ज़ है हमें उसी के जोड़ मिला रहे हैं। तो क्या है, ताल से क्या होगा, तलैया। रत से क्या होगा, रत जगह। बाग से क्या होगा, बगीचे। नाज से क्या होगा, नखरे, नाज नखरे होता है। छेड़ से क्या होगा, छाड़, छेड़छाड़ कहते हैं। ठीक है। आगे क्या होगा, सज से क्या होगा, धज, सज धज के आना। ठीक है। तो ये अल्फाज आपको मिलाने थे, इन अल्फाज को जो आगे अल्फाज दिए थे। आज का ये सबक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तरतीबवार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।